आज अखाड़ा में मेन फोकस रूस यूक्रेन महायुद्ध पर होगा, लेकिन इसमें भारत कैसी भूमिका निभा सकता है इस पर भी थोड़ा तवज्जो डालेंगे, थोड़ा फोकस करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि नेटो देशों और रूस के बीच जिस तरह से ठनी है, क्या यह विश्व युद्ध के इशारे कर रहा है? रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में दुनिया चल रही है। 1 साल से ज्यादा समय हो गया है। दोनों देशों के बीच भीषण महायुद्ध चल रहा है और इसमें अलग अलग देश अब शैडो तरीके से, परोक्ष तरीके से शिरकत भी कर रहे हैं। इस विनाशकारी युद्ध को खत्म करवाने और दोनों देशों में शांति बहाल करने के लिए दुनिया अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रही है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने पीएम मोदी से युद्ध खत्म करवाने की अपील की है। वहीं G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। यानी इस बात को दुनिया मान रही है कि मोदी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। इस विवाद को केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही सुलझाया जा सकता है और भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3। ये 3 तस्वीरें 2 मुल्कों के बीच रिश्तों में पड़ी दरार को बताने के लिए काफी है। मौका दिल्ली में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक का था। दुनिया की निगाहें इन 2 चेहरों पर थी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। उम्मीद थी कि जंग के 1 साल बाद अमेरिका और रूस में युद्ध को लेकर चर्चा होगी, बातचीत होगी, कोई हल निकलेगा, सहमति बनेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूक्रेन में पिछले साल 24 फरवरी में जंग शुरू होने के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच पहली बार दोनों देशों के विदेश मंत्री आमने सामने थे। दिल्ली में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग दोनों नेताओं के बीच लगभग 10 मिनट तक बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच रिश्तों में आई खटास का असर इस मुलाकात के दौरान भी देखने को मिला। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच महज 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो गई। इस मुलाकात के दौरान एंटनी ब्लिंकन ने साफ-साफ कह दिया है कि अमेरिका यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेगा। अगर रूस चाहता तो यूक्रेन युद्ध जल्द ही समाप्त हो सकता है। ब्लिंकन ने G20 बाली दस्तावेज का जिक्र करते हुए रूस के साथ-साथ चीन को भी आड़े हाथों लिया। Lastly, I spoke briefly with Russia's Foreign Minister Lavrov on the margins of our G20 meeting today. I urged Russia to reverse its irresponsible decision and return to implementing the New START Treaty, which places verifiable limits on the nuclear arsenals of the United States and the Russian Federation. Mutual compliance is in the interest of both our countries. It's also what people around the world expect from us as nuclear powers. एंटनी ब्लिंकन ने जंग को लेकर रूस को घेरा तो वहीं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपने बयान में इस मुलाकात का जिक्र तक नहीं किया। हाँ, इतना जरूर है कि सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन मसले पर भारत के फैसले और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। India's independence and up until today, that's the nature of our relations, and we appreciate highly the responsible and worthy of a great power stance that India is taking globally on all the key matters of the global agenda. And today, when addressing the participants of the foreign minister meeting, President Modi, I think he presented balanced and responsible position of the country as the president of the G20. उधर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने भी पीएम मोदी की तारीफ की है। नेड प्राइस ने कहा है कि अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में भारत से मदद की उम्मीद करता है। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस भूमिका को निभाने की अपील की है। India has the ability, as we've seen from Prime Minister Modi, to speak with tremendous moral clarity. When Prime Minister Modi said last year that this is not an era of war, the world listened, as they
should, because when Prime Minister Modi and his country says something to that effect, it is meaningful to the United States, it's meaningful to Russia, it is meaningful to countries near and far. G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत की कोशिश थी कि यूक्रेन मसले पर कोई सहमति बन सके, लेकिन ऐसा हो न सका। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर बताया कि यूक्रेन मसले पर कोशिश के बावजूद सहमति नहीं बन सकी है। G20 के सदस्य जो हैं, जो इस मुद्दे के साथ जो जुड़े हुए हैं, उनके इस मामले में अलग अलग विचार हैं और हम जो हैं इस बार उनके विचार माने उनके बीच में इतना गैप था कि हम लोगों ने प्रयास तो की, पर प्रयास के बावजूद हम जो है इस समय सहमति बना नहीं पाए। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। 24 फरवरी 2022 से दोनों देशों के बीच भीषण जंग शुरू हुई और ये जंग अभी भी जारी है। जंग की शुरुआत से ही दुनिया मानकर चल रही थी कि रूस जैसी महाशक्ति के आगे यूक्रेनी सेना जल्द ही घुटने टेक देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेन रूस के सामने तनकर खड़ा रहा। अब तक इस जंग में अमेरिका और नाटो संगठन के देशों से मिली मदद और हथियारों के दम पर यूक्रेन ने रूस को कड़ी टक्कर दी है। इस जंग का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। इस जंग की वजह से दुनिया 3 धड़ों में बंट चुकी है। पहला खेमा नाटो देशों का है जो हर कदम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। दूसरा खेमा वो है जो रूस के साथ खड़े हैं और तीसरा खेमा वो है जो शांति चाहता है और जल्द से जल्द जंग खत्म करवाना चाहता है। भारत ने हमेशा दोनों देशों के बीच बातचीत से हल निकालने की पहल की है और ये कोशिश G20 बैठक के दौरान भी दिखी। डिप्लोमेटिक चालें, प्रयास, कयास सब यहां भारत में लगाए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर तो भीषण युद्ध अभी छिड़ा हुआ है। महायुद्ध में हर रोज जोरदार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और रूस और यूक्रेन की जंग ने आसपास के मुल्कों की जान अटका रखी है। पूर्वी यूरोप के देशों में दहशत फैला हुआ है। डर है कि यूक्रेन के बाद या यूक्रेन के साथ ही जाने कब उनका नंबर आ जाएगा। इनमें ज्यादातर वो मुल्कें शामिल हैं जो दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन नेटो का हिस्सा है या हिस्सा होना चाहते हैं। इसमें शामिल होता है एस्टोनिया, जिसने पर्दाफाश किया कि इस वक्त में रूस के टैंकों ने नेटो देशों में हमले की तैयारी कर ली थी एक वक्त में, और यही वजह है कि अब ये देश अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए हथियार खरीद रहे हैं और अपनी रक्षा खर्चे को बढ़ा रहे हैं, डिफेंस बजट में इजाफा कर रहे हैं। जब से रूस ने यूक्रेन में धावा बोला है, तभी से यूक्रेन और रूस के आसपास के मुल्कों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। खास तौर पर वो मुल्क जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे और अब नाटो में शामिल हो चुके हैं। एस्टोनिया उन्हीं मुल्कों में से एक है जो रूस के साथ करीब 300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, यानी युद्ध कभी भी उसके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। यही वजह है कि मोल्दोवा, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे मुल्कों ने अपनी रक्षा तैयारियों को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया है। मोल्दोवा तो नाटो में जाने के लिए बेताबी भी दिखा रहा है। रूस से खौफ है और एस्टोनिया ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। एस्टोनिया के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि रूस नाटो के सदस्य देशों में अपने टैंकों से हमला करने की फिराक में था। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि रूसी टैंक जो फिलहाल यूक्रेन में जल रहे हैं, उनका उद्देश्य एस्टोनिया सहित नाटो देशों में बड़े पैमाने पर हमला करने का था। पिछले साल दिसंबर के महीने में एस्टोनिया के गृह मंत्री ने कहा था पोलैंड, मोल्दोवा और बाल्टिक मुल्क क्रेमलिन की हिट लिस्ट में। एक बार फिर ये बयान देकर कि रूस के टैंक नाटो देशों पर हमला करने के लिए तैयार थे, एस्टोनिया ने रूस और नाटो के बीच में टेंशन बढ़ा दी है। वैसे ही नाटो देशों से यूक्रेन पहुंच रहे अत्याधुनिक हथियारों की खेप पर पुतिन एक बार नहीं कई बार अपनी नाराजगी दिखा चुके हैं और रूस की परमाणु ताकत की याद दिला चुके हैं।
और जब नाटो में शामिल ऐसे मुल्क जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे मॉस्को पर साजिश करने का आरोप लगाते हैं तो ये आग में घी का काम कर सकता है। इस बीच में एस्टोनिया के विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि रूस की तैयारियों को देखते हुए एस्टोनिया भी अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है और अपने रक्षा खर्चों में इजाफा कर रहा है। हम सक्रिय रूप से नए हथियार खरीद रहे हैं और अपने रक्षा बजट को 2 से 3% बढ़ा दिया है। नाटो की कोशिश है कि जो युद्ध यूक्रेन में चल रहा है वो यूक्रेन तक ही सीमित रह जाए, आगे नहीं बढ़े, और यही वजह है कि यूक्रेन को तमाम तरह के हथियारों से मदद की जा रही है। यूक्रेन को नाटो देशों से नए टैंक की खेप मिलनी शुरू हो चुकी है और अब यूरोपियन यूनियन ने दावा किया है कि वो नए तोपों की सप्लाई जल्दी ही तेज करने वाले हैं। यूरोपीय संघ यूक्रेन के लिए होवित्जर गोले की डिलीवरी तेज करेगा। यूरोपीय संघ के अधिकारी और 27 देशों के एक ब्लॉक के बीच चर्चा हो रही है कि यूक्रेन को तोप के गोले और रॉकेट की सप्लाई करने के लिए अलग से करीब 1 बिलियन यूरो का इंतजाम किया जाए, यानी भारतीय रुपए में करीब 8,730 करोड़ रुपए। ज़ेलेंस्की भी बार बार पश्चिमी मुल्कों से तोप के गोलों की डिमांड कर रहे हैं ताकि उनकी सेना रूसी फौज से मुकाबला कर सके। अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर, रूस के रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल परीक्षण का एक वीडियो जारी किया है और ये मिसाइल जापान सागर में, जापान सी में सबमरीन से चलाई गई है। यानी कि क्या ये कैलिबर मिसाइल है? ये कैलिबर मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो सबमरीन से चलाई जा सकती है। आइए देखिए इन तस्वीरों को, जहां अब रूस ने अपनी ICBM, अपनी मिसाइल तकनीक की कारीगरी और उसकी काबिलियत को दर्शाया है कि सबमरीन के अंदर से कैसे, समुद्र के अंदर से फिर सक्सेसफुली इस मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया है और कैसे ये अपने टारगेट के ऑलमोस्ट करीब आकर गिरती है। तो यानी पिन पॉइंट मिसाइल अटैक, और वो भी समुद्र के अंदर से। तो यानी ये पनडुब्बी, ये सबमरीन कहीं पर भी दुनिया में पहुंच सकती है और वहां से इस मिसाइल को फायर कर सकती है और ये मिसाइल काफी लंबी दूरी तय भी कर सकता है। और इसमें अलग अलग तरीके का वेपन सिस्टम, पेलोड, इसमें कैपेबिलिटी है कि वो किस तरह के पेलोड को लेके जा सकता है और ये न्यूक्लियर पेलोड भी ले जा सकता है। तो ये कैलिबर मिसाइल और इसका परीक्षण, ये वीडियो अब रूस ने जारी किया है। क्लियरली एक साइऑप्स है, क्लियरली ये दिखाने के लिए है कि रूस ने अब तक जो कुछ भी दिखाया है यूक्रेन में वो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। कैलिबर मिसाइल रूसी फौज में शामिल एक ऐसी क्रूज मिसाइल, रूसी फौज में शामिल एक ऐसी क्रूज मिसाइल जो सटीक हमलों को अंजाम देने के लिए रूस अपनी इस मिसाइल पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। आइए आपको बताते हैं कि कैलिबर क्रूज मिसाइल क्या है, इसकी डिटेल्स बताते हैं। इस मिसाइल को 3M54 कैलिबर कहते हैं, जिसके अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। अलग अलग वेरिएंट के अलग अलग नाम भी रखे गए हैं, जिसके बारे में आपको बताएंगे। रूस के नोवातोर डिजाइन ब्यूरो ने इस मिसाइल को बनाया है और नेटो इसे सिजलर के नाम से जानते हैं। 1994 यानी 1994 से यह मिसाइल रूसी सेना में तैनात है। मिसाइल के वेरिएंट के हिसाब से इसका वजन 1300 से 2300 किलोग्राम तक होता है, यानी 1.3 टन से 2.3 टन तक का इसका वेट हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि रूस में जो कैलिबर मिसाइल तैनात है वो कौन कौन से हैं। कैलिबर के 5 वेरिएंट है, जिसमें पहला वेरिएंट है 3M54K, जिसे सबमरीन से लॉन्च किया जाता है, जैसे आपने देखा, और जो समुद्र में किसी भी जहाज को निशाना बना सकती है। दूसरा वेरिएंट है 3M54T, जिसे जंगी जहाज से लॉन्च किया जाता है और यह भी समुद्र में जंगी जहाजों को डुबाने का मादा रखती है। तीसरा है 3M14K, जिसे सबमरीन से लॉन्च करते हैं और ये
सरफेस यानी जमीन पर अटैक करती है। तो वाटर टू सरफेस, वाटर लैंड, सी टू लैंड, ये अटैक, ये इसकी काबिलियत है। इस वेरिएंट का प्रयोग काले सागर यानी ब्लैक सी में तैनात सबमरीन से यूक्रेन में हमला करने के लिए किया जा रहा है। चौथा वेरिएंट 3M14T, जंगी जहाज से लॉन्च होने वाले कैलिबर क्रूज मिसाइल्स जो जमीन पर हमला करती हैं। यूक्रेन ये हमले के लिए कैलिबर के इसी वेरिएंट का प्रयोग हो रहा है जब सी टू लैंड किया जा रहा है। पांचवा है कैलिबर M, इसमें मिसाइल की रेंज 4,500 किलोमीटर बताई जा रही है और इसका भी हवा, जमीन और समुद्र से लॉन्च किए जाने वाला वर्जन बनाया जा रहा है। मतलब रूस अब इस पर काम कर रहा है। इसके अलावा कैलिबर के एक्सपोर्ट वेरिएंट भी हैं जिनमें हवा से समुद्र में और जमीन पर हमला करने वाली मिसाइलें भी शामिल हैं, यानी एयर टू सरफेस, एयर टू वाटर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध तेज होता जा रहा है और जानकारों को यह डर सता रहा है कि यह युद्ध विश्व युद्ध में बदल ना जाए। रूस लगातार परमाणु हथियारों की धमकी भी दे रहा है और कहीं ना कहीं साइऑप्स, इस तरह के वीडियोस लॉन्च करके ये माहौल भी बना रहा है। वहीं अमेरिका का सबसे खतरनाक विमान यूरोप पहुंच गया है। ये विमान इतना खतरनाक है कि पूरी दुनिया अमेरिका के इस हवाई जहाज को डूम्सडे प्लेन के नाम से जानती है। डूम्सडे मतलब प्रलय का दिन। क्यों कहते हैं इसे प्रलय का दिन? रूस और यूक्रेन युद्ध को भले ही 1 साल पूरा हो गए हों, इसके बावजूद दोनों देशों के बीच जंग थमने की बजाय और तेज होती जा रही है। एक तरफ रूस लगातार परमाणु हथियारों की धमकी दे रहा है, वहीं अमेरिका ने भी यूरोप में अपने सबसे खतरनाक विमान पहुंचाकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। जानकारों के मुताबिक अमेरिका का ये विमान इतना खतरनाक है कि दुनिया इस हवाई जहाज को डूम्सडे प्लेन के नाम से जानती है। दावा है कि अमेरिका का प्लेन यूरोप पहुंच गया है, वो भी तब जब यूक्रेन की जंग के 1 साल हो चुके हैं और पुतिन यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। डर इस बात का भी है कि वो कहीं गुस्से में परमाणु बम का बटन ही ना दबा दें, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों पर किए गए एक समझौते को भी तोड़ दिया था और तभी से इस बात की आशंका बढ़ गई थी कि पुतिन के दिमाग में कहीं परमाणु हमले का प्लान तो तैयार नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि इसी खतरे से निपटने के लिए अमेरिका ने डूम्सडे प्लेन को यूरोप भेज दिया। यह विमान न केवल परमाणु हमले के हालात से निपटने में सक्षम है, बल्कि उसकी मदद से दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अमेरिका परमाणु हमले का आदेश दे सकता है। अमेरिका का ये E-6B मर्क्यूरी प्लेन एक कमांड सेंटर की तरह काम करता है और इस विमान का कम्युनिकेशन सेंटर इतना तगड़ा है जिसके जरिए दुनिया के किसी भी कोने में तैनात अमेरिका की फौज से संपर्क किया जा सकता है, यानी जरूरत पड़ने पर तुरंत परमाणु हमले का भी आदेश दिया जा सकता है। इसके साथ ही इससे भेजा गया संदेश पानी के अंदर मौजूद परमाणु पनडुब्बियों और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों तक भी आसानी से पहुंच सकता है। मतलब ये कि अमेरिका के इस विनाशक E-6B मर्क्यूरी विमान का दिखना प्रलय के आने के संकेत जैसा ही है। और अब अमेरिकी सेना के इस विमान के यूरोप के देश आइसलैंड पहुंचने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा जा रहा है कि ऐसा करके अमेरिका ने पुतिन को बड़ी चेतावनी दी। अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि उसने पुतिन की परमाणु धमकी का जवाब देने की ठान ली है, यानी अगर पुतिन ने परमाणु हमले की तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो रूस का विनाश तय हो जाएगा। ऐसा होते ही अमेरिका का ये डूम्सडे प्लेन भी परमाणु हमले का संदेश भेज देगा, जिसके बाद अमेरिका की परमाणु मिसाइलें रूस को निशाना बनाने में जरा भी वक्त नहीं लगाएंगी, जबकि पुतिन चाहकर भी E-6B मर्क्यूरी प्लेन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि परमाणु हमले का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। परमाणु विस्फोट तक अमेरिका के इस शक्तिशाली विमान का बाल बांका तक नहीं कर सकता। मतलब ये कि परमाणु हमले के हालात में भी इसके अंदर बैठकर काम किया जा सकता है। इसके साथ ही ये अमेरिकी विमान बेहद तेज भी है। E-6B मर्क्यूरी 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है,
जिसे अब अमेरिका ने रूस के सिर पर लाकर बैठा दिया है। हालांकि अमेरिकी सेना के मुताबिक उसका यह खतरनाक विमान एक मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा लेने यूरोप पहुंचा है, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका ने इसके जरिए पुतिन की जुबान पर ताला लगाने की कोशिश की है, ताकि वो बार बार अमेरिका और यूरोप के देशों को मिटा देने की धमकी ना दे। इसके साथ ही अमेरिका ने उन्हें ये चेतावनी भी दी है कि अगर रूस की मिसाइलों ने उसकी तरफ रुख किया तो रूस ही आग में झुलस जाएगा। हालांकि अमेरिका के इस कदम के बाद दुनिया की चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि इस बात का डर बढ़ गया है कि पुतिन ने गुस्से में कोई वार किया तो अमेरिका पलटवार करेगा और फिर पूरी दुनिया को विश्व युद्ध जैसा विनाश देखना पड़ जाएगा।